नमस्कार दोस्तों, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों के द्वारा निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया गया। भारत जो पिछले 35 वर्षों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी मार झेल रहा है, इस बार पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा है और भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना को खुली छूट दे दी है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसके तहत 7 मई 2025 को सुबह 1:05 पर भारतीय वायुसेना पीओके और पाकिस्तान में एंटर करती है और वहां बने 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है। यहां भारतीय सेना ने लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। भारतीय सेना के इस हमले में पाकिस्तान में छुपे सैकड़ों खुखार आतंकी मारे गए हैं। साल 1971 के बाद भारतीय सेना ने पहली बार पीओके के अलावा पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में चल रहे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला उठा और 7 और 8 मई 2025 को रात के समय पाकिस्तान ने भारत के नॉर्दर्न और वेस्टर्न एरियाज में ड्रोन और मिसाइल से मिलिट्री एरियाज और सिविल एरियाज को निशाना बनाने की कोशिश की। उधमपुर में भी बम फटा। उधमपुर एयरफोर्स के पास आप देख रहे हो, उधमपुर में एयरफोर्स के पास। कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया, जिनमें अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज शामिल थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने देश की राजधानी दिल्ली को भी अपनी सबसे घातक फतेह मिसाइल से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों भारतीय सेना के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने ये सारे हमले पूरी तरह से विफल कर दिए। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स के परखच्चे उड़ा दिए, जिनके टुकड़े हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में गिरे हुए हैं। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम कितना पावरफुल है। दोस्तों, अब हम भारत के पास मौजूद उस एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं जिसने पाकिस्तान के हर मिसाइल और ड्रोन हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और एक ढाल की तरह भारत के नागरिकों की सुरक्षा की। दोस्तों, भारत के पास दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है, जिसका नाम सुदर्शन चक्र रखा गया है। भारत ने 2018 में रूस के साथ 35,000 करोड़ रुपीस में 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की थी। अब तक रूस 3 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई भारत को कर चुका है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बाकी 2 एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई में देरी हुई है। भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं से सटे एरियाज में तैनात कर रखा है, ताकि दुश्मन के द्वारा किए गए किसी भी हवाई हमले को निस्ते नाबूद किया जा सके। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सफल इस्तेमाल के बाद भारत ने रूस से बाकी 2 यूनिट्स की मांग की है, क्योंकि भारत अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराने में S-400 सिस्टम ने शानदार भूमिका निभाई है। इसकी सटीकता और प्रभावशीलता को देखते हुए भारत ने यह कदम उठाया है। S-400 मिसाइल सिस्टम का रडार बहुत एडवांस और पावरफुल है, इसलिए इसके सामने किसी भी दुश्मन की साजिशें नहीं चलती हैं। यह आसमान से घात लगाकर आते हमलावर को पल भर में राख में बदल देता है। यह एयर डिफेंस सिस्टम एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकता है और दुश्मन के द्वारा किए गए मल्टीपल अटैक्स को एक ही समय में निष्क्रिय कर सकता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली मूव किया जा सकता है, क्योंकि इसे 8x8 के ट्रक में माउंट किया जा सकता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सकता है और शिफ्ट करने के बाद इसको केवल 5 मिनट के अंदर फुली एक्टिव किया जा सकता है।
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में 2 बैटरीज होती हैं, जिनमें प्रत्येक में लगभग 128 मिसाइलें लोड की जा सकती हैं। इसमें 6 लॉन्चर, रडार यूनिट और एक नियंत्रण केंद्र व्हीकल होता है, जो थल, वायु और नौसेना के कमांड सेंटर से जुड़ा होता है। S-400 -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक टेम्परेचर में काम करने में सक्षम है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। S-400 मिसाइल सिस्टम में 1-2 नहीं बल्कि पूरी 4 तरह की मिसाइलें होती हैं, जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। इसकी एक ताकत यह भी है कि इसका रडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में 360 डिग्री पर करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। इस मिसाइल सिस्टम की एक खास बात यह भी है कि एक बार खतरे की पहचान हो जाने पर कमांड सेंटर टारगेट की दूरी के हिसाब से मिसाइल सेलेक्ट कर सकता है और उसको लॉन्च कर सकता है, और एक बार इस सिस्टम को कमांड मिलने पर यह अपने टारगेट का पीछा करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की रात को भारत की राजधानी दिल्ली पर अपनी सबसे घातक मिसाइल फतेह से हमला किया था, जिसकी मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर तक होती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है, जिसको पाकिस्तान ने ईरान से खरीदा था। लेकिन भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम ने इतनी फास्ट फतेह मिसाइल का पीछा किया और इसको दिल्ली पहुंचने से पहले ही हरियाणा के सिरसा में ध्वस्त कर दिया। इससे हम अपने S-400 मिसाइल सिस्टम की पावर और स्पीड का अंदाजा लगा सकते हैं। S-400 की स्पीड 17,280 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, जो फतेह मिसाइल से 3 गुना तेज हाइपरसोनिक मिसाइल को पल भर में ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, यूक्रेन का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है, लेकिन यूक्रेन का यह डिफेंस सिस्टम ईरान के द्वारा छोड़ी गई फतेह मिसाइल को रोकने में पूरी तरह से फेल हो गया था और इस मिसाइल ने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई थी। लेकिन भारत के सुदर्शन चक्र S-400 ने फतेह मिसाइल को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। दोस्तों, आज अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है और दुनिया के आधुनिक से आधुनिक हथियार अमेरिका के पास हैं। लेकिन 11 सितंबर 2001 को अलकायदा के 19 आतंकियों के द्वारा अमेरिका के 4 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया गया और अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर सहित कई अन्य बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया, जिनमें यहाँ हजारों लोग मारे गए। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम इस हमले को रोकने में पूरी तरह से विफल रहा, लेकिन भारत के सुदर्शन चक्र S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से होने वाले हर हवाई हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और भारत के नागरिकों की सुरक्षा की। दोस्तों, भारत सरकार ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका और चाइना से काफी सैंक्शंस के बावजूद रूस से खरीदा था। अगर भारत यह एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदता तो आज भारत में पाकिस्तान द्वारा छोड़ी गई मिसाइल्स और ड्रोन से इतनी तबाही होनी थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों, भारत सरकार ने इस एयर डिफेंस सिस्टम की इम्पोर्टेंस काफी पहले जान ली थी, इसलिए अब भारत रूस की मदद से S-400 से भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम S-500 है, को भारत में ही तैयार कर रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के तैयार हो जाने के बाद भारत की सारी सीमाएं दुश्मन के हवाई हमलों से सुरक्षित हो जाएंगी। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया था और भारत की इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 से ज्यादा शहरों को अपने ड्रोन्स और मिसाइल से निशाना बनाया, जिनमें भारत के करोड़ों नागरिक अमन चैन के साथ रहते हैं। अगर ये हमले कामयाब हो जाते तो यहाँ बहुत भारी संख्या में जान माल का नुकसान हो सकता था, लेकिन हमारी सेना की ब्रेवरी और अलर्टनेस देखिए, जिन्होंने इन हमलों का पूर्व अनुमान लगाया और भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत के सुदर्शन चक्र S-400 को तैनात किया और दुश्मन के हर हमले को निस्ते नाबूद कर दिया। इसके अलावा भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सरजमी पर मौजूद 11 एयरबेस को महज 90 मिनट में तबाह कर दिया और पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमर तोड़कर रख दी।
इस हमले में नूर खान चकलाला एयरबेस रावलपिंडी, पाकिस्तान एयरबेस शोरकोट पंजाब, मुरीद एयरबेस पंजाब, शुकूर एयरबेस सिंध, सियालकोट एयरबेस पूर्वी पंजाब, पसरूर एयर स्ट्रिप पंजाब, चुनियन रडार इस्टेब्लिशमेंट सेंटर पंजाब, शरगोदा एयरबेस पंजाब, स्कारदू एयरबेस गिलगिट बाल्टिस्तान, भोलारी एयरबेस कराची और जकोबाबाद एयरबेस सिंध बलूचिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। इसके बाद पाकिस्तान को यह एहसास हो गया था कि अब अगर भारत के साथ युद्ध की सिचुएशन आती है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स वहां की आर्मी की मदद करने में पूरी तरह से विफल हो जाएगी और बिना एयरफोर्स के पाकिस्तानी आर्मी का भारतीय सेना के सामने टिक पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अलावा भारतीय सेना ने पाकिस्तान के इन 11 बेसिस पर मौजूद रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इससे भारतीय सेना के होने वाले हमलों का पाकिस्तान की सेना को पता तक नहीं चलता। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर बेसिस के नष्ट होने से पाकिस्तान की आर्मी को राशन और हथियार समय पर सप्लाई नहीं हो पाते और उनका भारतीय सेना के सामने टिकना नामुमकिन हो जाता। इन सब सिचुएशंस की वजह से पाकिस्तान ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया और भारत के सामने सीज फायर की रिक्वेस्ट की। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। दोस्तों, भारतीय सेना के इन सटीक हमलों से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वहां सैकड़ों की तादाद में खूंखार आतंकी मारे गए हैं और उनको पैदा करने वाली बहुत सी आतंकी फैक्ट्रीज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान जो पहले से ही एक भिखारी देश है, उसको करोड़ों अरबों का आर्थिक नुकसान हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के कोने कोने में अपनी मिसाइल से अटैक करके पाकिस्तान को यह दिखा दिया है कि अब उसका हर हिस्सा भारतीय सेना की मिसाइल्स की जद में है और भारत जब चाहे और जहां चाहे पाकिस्तान पर वार कर सकता है। भारतीय सेना ने यह भी दिखा दिया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स भी भारत की पहुंच से दूर नहीं हैं। इस हमले का एक फायदा यह भी हुआ है कि अब हमारी सरकार और सेना को पाकिस्तान की कई कमजोरियों का पता लग गया है। इस हमले ने पाकिस्तान और चाइना के मिलिट्री इक्विपमेंट्स की पूरी तरह से पोल खोल दी है। चाइना के हथियार न तो भारत को कोई नुकसान पहुंचा पाए और न ही इनका एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को भारतीय मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमलों से बचा पाया। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे इस तनाव के पीछे का सबसे बड़ा कारण चाइना है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा शुरू किए गए टैरिफ वार में चाइना को काफी फाइनेंशियल लॉस हुआ है। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना से भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और यह बात चाइना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और वह पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को निशाना बनाना चाहता है, क्योंकि अगर भारत में इंस्टेबिलिटी होती है तो मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में शिफ्ट नहीं होंगी। लेकिन भारत सरकार ने चाइना की इस डिप्लोमेसी को समझ लिया है और अपने इस ऑपरेशन सिंदूर को फिलहाल के लिए रोक दिया है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब यह कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। दोस्तों, इसके अलावा इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान के इंटरनल डिस्प्यूट्स भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान समेत कई ऐसी जगह हैं जो पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना की बर्बरता से पीड़ित हैं।
और भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई के दौरान इन एरियाज में भी लोगों ने पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ चल रहे अपने विद्रोह और भी तेज कर दिए हैं, जिससे अब पाकिस्तान में एक और विभाजन का खतरा भी मंडरा रहा है। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे भी फुलिश लोग हैं जो अपने थोड़े से राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय सेना और भारतीय सरकार की इस कामयाबी को मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे हमारी सेना और सरकार के मनोबल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा करके वो अपने देश और सेना की मदद करने की बजाय दुश्मन देश को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। ऐसे संकट के समय देश की हर राजनीतिक पार्टी और हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म, मजहब, जाति और क्षेत्र से हो, देश की सेना और सरकार को पूरी तरह से समर्थन देना चाहिए। कुछ नासमझ लोगों का कहना है कि हमें इस लड़ाई से क्या मिला है, हमें ना तो पीओके मिला है और ना ही पाकिस्तान के टुकड़े हुए हैं। दोस्तों, हमने यह लड़ाई पीओके को हासिल करने के लिए या पाकिस्तान के टुकड़े करने के मकसद से शुरू नहीं की थी। हमारी यह लड़ाई पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों की मौत का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में बने टेरर कैंप्स को नष्ट करने के मकसद से शुरू की गई थी, जिसमें हमारी सेना ने पूरी सफलता हासिल की है और पाकिस्तान और पूरी दुनिया को यह मैसेज दे दिया है कि भारत अब अपने ऊपर किसी भी आतंकी वारदात को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान से वॉर करते तो हम चाइना के इस जाल में बुरी तरह से फंस जाते। चाइना पाकिस्तान को हथियारों से और आर्थिक मदद करता रहता और यह लड़ाई लंबे समय तक चलती रहती और भारत, जो आज पूरी दुनिया में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है, यह फिर से गरीबी और पिछड़े देशों की श्रेणी में शामिल हो जाता। दोस्तों, एग्जाम्पल हमारे सामने है। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक 24 फरवरी 2022 को किया था। उस समय यह कहा जा रहा था कि यूक्रेन 2 दिन में रशिया के सामने घुटने टेक देगा, लेकिन यूक्रेन की मदद अमेरिका और नेटो कंट्रीज ने की और आज 3 साल बाद भी यह युद्ध जारी है। इसमें यूक्रेन के साथ साथ रशिया को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत सी लड़ाइयां अपनों की गद्दारी की वजह से हारी गई थी। अपनों के विश्वासघात से बड़ी बड़ी रियासतें तबाह हो गई थी। अगर कन्नौज का राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से न हाथ मिलाता तो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को कभी भी न हरा पाता और हमें हजारों साल की गुलामी न झेलनी पड़ती। इसके अलावा जब महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और दर दर भटक कर घास फूस की रोटियां खा रहे थे, उस समय उनका ही रिश्तेदार मान सिंह अकबर की मुगल सेना का प्रधान सेनापति था। उसने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा और महाराणा प्रताप की हार से देश में मुगल साम्राज्य काफी मजबूत हुआ। आज हमें इतिहास में की गई गलतियों को दोहराना नहीं है और आपस में सभी बैर भाव भुलाकर अपनी सरकार और सेना को फुल सपोर्ट करना है। दोस्तों, आज भी देश में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो अपने थोड़े से राजनीतिक फायदे के लिए देश की सेना और सरकार का मनोबल कम करते हैं। उनको हमारे पुराने नेताओं से कुछ सीखना चाहिए। जब 1971 में हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था, उस समय विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी प्रशंसा करते हुए उनकी तुलना देवी दुर्गा से की थी। आज हर विपक्षी राजनीतिक पार्टी को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों, आज भारत देश चारों ओर से दुश्मनों से घिरा हुआ है। आज पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश हमारी बर्बादी चाहते हैं और वो मौके की तलाश में बैठे हैं और मौका मिलते ही वो अपना असली चेहरा दिखाने से नहीं चूकेंगे। ऐसे में पूरे राष्ट्र को एकजुट रहना चाहिए, नहीं तो इतिहास अपने आप को फिर दोहराएगा और पूरा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जाएगा और इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो आज देश की सरकार और सेना का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए उन लोगों का क्या हाल हुआ था जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। मतलब निकलते ही अंग्रेजों ने उन्हें निगल लिया था। दोस्तों, अंत में कुछ पंक्तियों का वर्णन करना आवश्यक है। भारत कैसे स्वतंत्र हुआ ये शिक्षा हमारे लिए अधूरी है। भारत कैसे गुलाम हुआ ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को परास्त 17 बार किया, पर मूर्ख जयचंद ने भारत माँ की छाती पर वार किया। एक मूर्ख हिंदू ने इस्लामी दुश्मन को सिरमौर किया, हिंदुत्व पर किया प्रहार, अपने धर्म को कमजोर किया। तुम कभी जयचंद ना बनना, तभी तुम्हारी शिक्षा पूरी है। भारत कैसे गुलाम हुआ ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। महाराणा प्रताप ने लुटेरे मुगलों से 2-2 हाथ किया,
तब राजद्रोही राजा मान सिंह ने मुगलों का ही साथ दिया। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने जब सांड्रेस को मारा था, फणींद्रनाथ घोष की गवाही ने उनको फांसी पर उतारा था। तुम देश से गद्दारी न करना, गद्दारी सबसे बुरी है। भारत कैसे गुलाम हुआ ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मुट्ठी भर चालबाज अंग्रेजों ने भारत माँ पर राज किया, क्योंकि कुछ गद्दार लालचियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। चंद पैसों की लालच में भारत माँ को नुचवा दिया, मरवाया कितने निर्दोषों को, देश को बंटवा दिया। लानत है उन पर जिन्होंने की अंग्रेजों की जी हजूरी है। भारत कैसे गुलाम हुआ ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। तुम सच्चे देशभक्त बनो तभी हमारा देश महान है। अपने धर्म पर अड़िग रहो, हिंदुत्व हमारी शान है। अब फिर ना हो देश गुलाम, बस ऐसे प्रयास करो। जाति पाति में ना बटो, एकता में विश्वास करो। भारत हिंदू राष्ट्र ना बना तो हमारी हर उपलब्धि अधूरी है। भारत कैसे गुलाम हुआ ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। भारत कैसे स्वतंत्र हुआ ये शिक्षा हमारे लिए अधूरी है। भारत कैसे गुलाम हुआ ये पढ़ना ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।